पहाड़पुर नाम के एक गांव में ढोलूमल नाम का एक व्यापारी रहता था। कुछ दिनों से ढोलूमल का व्यापार बहुत बुरा चल रहा था, इसलिए उसने कई लोगों से कर्जे भी ले रखे थे। कर्जदार रोज ढोलूमल के घर आते अपना पैसा मांगने। अरे ओ भाई, आज 4 महीने हो गए हैं। पैसा लेने के समय तो रोज घर आया करते थे, जैसे ही मिल गई अब तो तुमने उस जगह से गुजरना भी बंद कर दिया है। अरे नहीं मिश्रा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे कुछ नहीं सुनना, आज मैं अपना पैसा लेकर ही जाऊंगा। देखिए मिश्रा जी, आज मेरी कुछ ग्राहकों से बात हुई है, अगले हफ्ते पक्का आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। ऐसे तुमने कई बार कहा है, आज मैं कुछ नहीं सुनने वाला। तुम मुझे मेरा पैसा अभी लौटाओ, नहीं तो मैं पुलिस के पास जाऊंगा। ठीक है, आप नाराज ना होइए, आज ही मैं आपका सारा पैसा लौटा दूंगा। आप शाम में घर आइए, मैं आपका हिसाब कर दूंगा। ठीक है, फिर मैं शाम को आता हूँ। याद रखना, सारा पैसा। जरूर। देखो काका, आज कुछ लोग घर आएंगे और मेरे बारे में पूछेंगे। आप उन लोगों से कहना कि मैं घर पर नहीं हूँ। मेरे दोस्त की तबीयत खराब है और मैं उसे देखने के लिए गांव गया हूँ। ठीक है साहब। ढोलूमल अपने कमरे में जाकर सोचता रहता है कैसे इन कर्जदारों से पीछा छुड़ाया जाए। ये कर्जदार तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। मैं अभी इस हाल में नहीं हूँ कि इनका कर्जा चुका सकूं। मैं क्या करूं? अरे ओ काका, जाओ और ढोलूमल जी को बुला लाओ, वो आज हमें पैसा लौटाने वाले हैं। साहब तो घर पर नहीं है। घर पर नहीं है मतलब? साहब तो गांव गए हुए हैं, उनके दोस्त की तबीयत बिगड़ गई है इसलिए। हम सब समझते हैं, कोई कहीं नहीं गया है। ये सब हमें पैसे ना देने का बहाना है। हम तो यहाँ से सीधा पुलिस के पास जाएंगे। अब क्या करूंगा मैं? पुलिस के हाथों चढ़ने से अच्छा है मैं यहाँ से भाग जाऊं। जब पैसे होंगे तब आ जाऊंगा। रात हो चुकी है, अब मुझे कहीं आराम करना चाहिए। चाचा, ओ चाचा। क्या है बेटा? मैं बहुत दूर से आया हूँ। आप बता सकते हैं यहाँ रहने और खाने के लिए कौन सी जगह सही होगी? अरे बेटा, इस गांव में कोई नहीं रहता। आज से बहुत साल पहले ये गांव उजड़ चुका है। चाचा, कम से कम रहने के लिए भी कोई जगह मिल जाती। नहीं बेटा, इस गांव में रहने के लिए कोई जगह नहीं है, सिवाय उसके। सिवाय किसके? सिवाय उस खतरनाक भूत बंगले के। वहां पर रहने वाले सभी यात्री को जय सिंह का भूत मार डालता है। चाचा जी, आप भी ना काफी अच्छा मजाक करते हैं। ये मजाक नहीं है बेटा। आप बस मुझे जय सिंह का पता बता दीजिए। आज रात का खाना मैं मिस्टर जय सिंह के साथ ही खाऊंगा। बूढ़े चाचा के समझाने के बाद भी ढोलूमल उस बंगले के रास्ते निकल पड़े। वो दिख रहा है बंगला। लगता है काफी दिनों से कोई नहीं आया है यहाँ। घर पर कोई है क्या? लगता है जय भैया घूमने गए हैं। इस बिस्तर में ही मैं आज की रात गुजारूंगा। जय सिंह जी, बुरा मत मानना,
आज रात में आपका ये बिस्तर इस्तेमाल करने वाला हूँ। बहुत समय बाद आज पेट भर खाऊंगा, नींद तेरी टूटेगी जैसे ही मैं आऊंगा। हा 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 हा। बहुत समय बाद आज पेट भर खाऊंगा, नींद तेरी टूटेगी जैसे ही मैं आऊंगा। कौन है? कौन है? मैं हूँ। कौन है? आपका दोस्त। क्या मैं आपकी कुछ सहायता करूं? आपको खाकर? अरे यहाँ तो सच में भूत है। लगता है आज ये मुझे खाकर ही शांत होगा। मुझे इस समय डरना नहीं चाहिए। वैसे भी जब मरना ही है तो क्यों ना जान बचाने की एक कोशिश की जाए। अरे भूत भाई, तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ जो इस बंगले में भूत रहता है जानने के बाद भी रहने आया हूँ? मतलब साफ है। तुम मुझे अभी मार डालो ताकि मैं भूतों का राजा बन सकूं। ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे एक ऋषि ने श्राप दिया है कि मरने के बाद मैं भूतों का राजा बनूंगा और भूतों पे बहुत अत्याचार करूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, फिर मुझे मार कर देखो। राजा बनने के बाद मैं तुम्हें देख लूंगा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मालिक। अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आज से तुम मेरे साथ ही रहोगे और मेरा हर कहा मानोगे। भूतों का राजा बनने के बाद मैं तुम्हें मंत्री बनाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मालिक। थोड़ी ही देर में यहाँ से अपने घर जाऊंगा, तैयार रहना। अब मैं घर पर ही आराम करूंगा। ठीक है मालिक, जरूर। कुछ खजाना वजाना है या फिर ऐसे ही बंगले की पहरेदारी करते हो? है मालिक, बहुत खजाना है। जाओ, जो भी है लेकर आओ। ये लीजिए मालिक, खजाना। चलो, अब मुझे लेकर चलो। जो हुकुम मालिक। ढोलूमल और भूत घर पहुंच जाते हैं और भूत के दिए खजाने से ढोलूमल अपना सारा कर्जा चुकाकर खुशी खुशी जीवन बिताने लगता है। आज की कहानी कैसी लगी आपको? नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय सिंह, पानी लाओ जल्दी। आता हूँ मालिक। सुरेश और उसकी पत्नी माला शहर से दूर रायगढ़ नाम के एक गांव में अपने रिश्तेदार से मिलने जा रहे थे। ट्रेन जब स्टेशन पहुंचती है तब तक रात हो जाती है। सुरेश और माला स्टेशन से बाहर आकर गांव जाने के लिए गाड़ी ढूंढते रहते हैं। इतनी रात हो चुकी है, पता नहीं कोई गाड़ी गांव तक जाएगी भी या नहीं। हम चाहे तो सुबह होने तक का इंतजार कर सकते हैं। सुबह होते ही गांव के लिए निकल पड़ेंगे। वैसे भी सभी गाड़ी वाले सो रहे हैं। नहीं, सुबह तक यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा।
हमने बहुत लंबा सफ़र तय किया है। अब सीधा रिश्तेदारों के वहाँ जाकर ही आराम करेंगे। वो देखो, एक गाड़ी वाला जागा है। सुरेश और माला उस गाड़ी वाले के पास जाते हैं। भैया रायगढ़ चलोगे क्या? जा तो सकता हूँ, पर पूरे 500 रुपए लगेंगे। क्यों भैया? हमने तो सुना था यहाँ से 50 रुपए में सब रायगढ़ जाते हैं। वो दिन की बात है बाबूजी। रात में उस रास्ते कोई भी चालक नहीं जाता। मैं तो फिर भी आपको ले चलूंगा 500 रुपए में। आप खुद ही देख सकते हैं, सभी चालक सो रहे हैं। कुछ देर बाद मजबूरन सुरेश को उसी गाड़ी पर सवारी लेनी पड़ती है। सुरेश और माला बैलगाड़ी पर बैठ जाते हैं और बैलगाड़ी चलने लगती है। वैसे भैया, आपका ये जंगल काफी घना है। इस जंगल पर शेर भी हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं नहीं बाबूजी। इस जंगल पर शेर, चीता और भी बहुत सारे जंगली जानवर हैं। सुरेश चालक से बातें करता रहता है। तभी अचानक से गाड़ी रुक जाती है। क्या हुआ भैया? गाड़ी क्यों रुक गई? बहुत बड़ी समस्या हो गई बाबूजी। गाड़ी का एक पहिया खराब हो चुका है। अब इस जंगल के बीच में कोई हमारी सहायता भी नहीं कर सकता। अब हम क्या करेंगे? अगर किसी जंगली जानवर ने हम पर हमला कर दिया तो क्या होगा? यहाँ पर रहने लायक कोई जगह है क्या? बाबूजी जगह तो है, लेकिन रहने लायक नहीं। मतलब? बाबूजी पास में ही एक पुरानी अस्पताल है जो काफी समय से बंद पड़ी है। लेकिन सभी लोगों का कहना है कि उस अस्पताल में भूतों का वास है, इसलिए कोई भी उस अस्पताल के पास नहीं जाता। भूत वूत कुछ नहीं होते। चलो, हम आज की रात उसी अस्पताल में ही बिताएंगे और ये भी देख लेंगे कि तुम्हारे गांव के भूत कैसे दिखते हैं। तीनों उस अस्पताल के बाहर जा पहुंचते हैं। जैसे ही वो तीनों अस्पताल की तरफ बढ़ते हैं, तभी पीछे से एक आवाज आती है। रुको बेटे, रुक जाओ। तीनों रुक जाते हैं। यह तुम लोग क्या करने जा रहे हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं इस अस्पताल में बुरी आत्माओं का वास है? साधु जी, मैंने इन्हें बताया था, फिर भी ये मानने को तैयार नहीं। देखिए साधु महाराज, अगर हम बाहर रात गुजारे तो निश्चित है कि कोई जंगली जानवर हमें मार गिराएगा, लेकिन अस्पताल के अंदर कम से कम हम उन जानवरों से तो बच पाएंगे। फिर हो सकता है कि भूत हमें कुछ ना करे। बेटे, तुम इस अस्पताल के बारे में नहीं जानते, इसलिए ऐसा कह रहे हो। जो मैं देख पा रहा हूँ वो तुम लोग अपनी साधारण आंखों से नहीं देख सकते। फिर भी अगर तुम अंदर जाना ही चाहते हो तो ये चौक अपने साथ ले जाओ। इससे एक रेखा खींचकर उसके अंदर ही रहना, और कुछ भी हो जाए रेखा से बाहर मत निकलना। सुरेश साधु से वो चौक लेता है, लेकर तीनों अस्पताल के अंदर चले जाते हैं। अस्पताल के अंदर एक कमरे में जाकर साधु के कहे मुताबिक सुरेश जमीन पर एक गोल रेखा खींचता है। चलो सब इस रेखा के अंदर आ जाओ। सभी उस रेखा के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बीतने के बाद अचानक से कोई दरवाजा खटखटाता है। कौन है बाहर? कौन है? इतनी रात में तो इस जंगल में कोई नहीं आता, फिर बाहर कौन हो सकता है? बाहर कोई भी हो, हमें इससे क्या? हम इस रेखा से बाहर नहीं जा सकते। साधु जी ने मना किया है। ठीक कहा तुमने, हम इस रेखा से बाहर नहीं जाएंगे। आवाज रुक जाती है और फिर से सब शांत हो जाता है।
लेकिन थोड़ी देर बीतने के बाद अचानक से उनके सामने एक आत्मा, फिर दूसरी आत्मा, ऐसे ढेरों आत्माएं उनके रेखा के अगल बगल उन्हें घेर लेती है। सब पीछे हटो। प्रधान भूत की बात सुनकर सभी भूत वहां से हट जाते हैं। बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम लोगों ने इस अस्पताल में आकर, काफी समय से हम इसी दिन का इंतजार कर रहे थे ताकि कोई इंसान यहाँ आए और हम उन्हें मारकर अपने दल में शामिल करें। लेकिन हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम क्यों हमें मारना चाहते हो? हमने भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन इस अस्पताल की व्यवस्था ठीक ना होने के कारण हम सबकी मौत हुई है। उसके बाद से हमने ये शपथ ली है कि यहाँ पर आने वाले सभी को मार डालेंगे। सभी भूत फिर से रेखा को घेर लेते हैं और अंदर जाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन कोई भी उस रेखा के अंदर नहीं जा पाते। फिर भी वो सारे बाहर से ही डराते रहते हैं। लगता है तुम लोग पूरे इंतजाम के साथ आए हो। अभी तो हम जा रहे हैं, अगली बार तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। प्रधान भूत के आदेश से सभी वहां से गायब हो जाते हैं। प्रधान भूत भी वहां से चला जाता है। यहाँ रुकना हमारे लिए सही नहीं होगा। हमें यहाँ से अभी भागना होगा, नहीं तो ये भूत हमें मार डालेंगे। लेकिन साधु जी ने यहाँ से निकलने को मना किया है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें यहाँ से निकलना नहीं चाहिए। तुम लोग नहीं जानते, वो भूत बहुत ताकतवर है। हमें भागना होगा, नहीं तो हम मारे जाएंगे। तुमने देखा ना, वो भूत इस रेखा के अंदर नहीं आ सकते। इसके अंदर हमें कुछ नहीं हो सकता। चालक सुरेश और माला की कोई भी बात नहीं मानता और दौड़ते हुए दरवाजा खोलकर कमरे के बाहर चला जाता है। चालक के बाहर जाते ही जोरों की एक चीखने की आवाज आती है। ओ! अगर वो बाबा जी की बात मान लेता तो आज वो बच जाता। दोस्तों, हमें हमेशा बुद्धिमानों की सलाह का सम्मान करना चाहिए। बिना सोच विचार के काम करने पर हम अपना ही नुकसान करते हैं। आज की कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए। बहुत समय पहले की बात है। चंपानगर नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य था और यहाँ के महाराज तेज प्रताप बहुत बहादुर थे। आसपास के सभी राज्य में तेज प्रताप के किस्से मशहूर थे। चंपानगर के प्रजा भी अपनी राजा से बहुत संतुष्ट थे। सुनो मंत्री, आसपास के सभी राज्य में हमारे राज्य की मिसालें दी जाती है। मैं नहीं चाहता कि हमारे राज्य में किसी भी प्रजा को किसी तरह की परेशानी हो। क्या तुम इसकी देखरेख कर रहे हो? आप परेशान ना हो महाराज, हमारे राज्य में सब कुशल मंगल है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। और जिस राज्य में आपके जैसा महाराज हो, उस राज्य में भला किसे क्या परेशानी हो सकती है। सुना है चंपानगर बहुत ही शक्तिशाली राज्य है। जरा मैं भी तो देखूं कि यहाँ के महाराज कितने ताकतवर हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये है चंपानगर। लगता है यहाँ बहुत मजा आने वाला है। हाँ। दानव उड़ता हुआ राज्य में घुस जाता है और जाकर फसलों से भरी एक खेत और कुछ घर जलाकर हंसने लगता है। सुना है तुम लोगों का राजा बहुत बहादुर है। जरा मैं भी तो देखूं कि वो मुझे कैसे रोकता है।
मैं इस राज्य को तबाह कर दूंगा। हाँ, हाँ, हाँ। अभी मैं जा रहा हूँ, मैं फिर आऊंगा। धीरे धीरे मैं पूरे राज्य को बर्बाद कर दूंगा। हाँ। दानव उड़ता हुआ वहां से पहाड़ी की तरफ चला जाता है। महाराज, हमारे राज्य में एक दानव ने हमला कर दिया है और उसने कहा है कि वो हमारे राज्य को बर्बाद कर देगा। उसने आपको चुनौती भी दी है। क्या उस दानव की इतनी हिम्मत? वो मेरे राज्य को बर्बाद करेगा। उससे पहले मैं उसका अंत करूंगा। कल ही मैं उस दानव पर हमला करूंगा। राज ज्योतिष को बुलाओ और हमले की तैयारी करो। महाराज के कहे मुताबिक थोड़ी ही देर में राज दरबार पर ज्योतिष हाजिर होते हैं। महाराज की जय हो। जी महाराज, बताइए मैं आपकी किस तरह से सहायता कर सकता हूँ। राज ज्योतिष जी, कल मैं हमारे राज्य में आक्रमण करने वाले दानव से लड़ने जा रहा हूँ। क्या आप मेरी इसमें कोई सहायता कर सकते हैं? महाराज, ये कोई आम दानव नहीं है। ये एक मायावी दानव है जो मुंह से आग भी उगलता है। इसे आप साधारण तरीके से कभी नहीं मार सकते। तो क्या मैं अपने राज्य को बर्बाद होता देखता रहूं? माफ करना ज्योतिष जी, मैं अपने राज्य को बर्बाद होता नहीं देख सकता। कल मैं उस राक्षस पर आक्रमण करूंगा। महाराज, आप ऐसा नहीं कर सकते। इससे आपकी जान को खतरा है। आपका धन्यवाद। अब आप जा सकते हैं। राज ज्योतिष वहां से चले जाते हैं। सुनो मंत्री, जैसा कि राज ज्योतिष जी ने कहा, उस दानव के पास जाना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए अब मैं अकेले ही उस दानव के पास जाऊंगा। जैसा कि महाराज ने कहा था, दूसरे दिन महाराज अकेले ही अपना तलवार लिए पहाड़ी की तरफ निकल पड़ते हैं। महाराज जंगल के रास्ते में प्रवेश करते हैं। चंदन नगर के महान महाराज, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं आप? मैं हमारे राज्य में आक्रमण करने वाले दानव का अंत करने जा रहा हूँ। महाराज, ये ढाल मेरी तरफ से आपको तोहफा है। इसे स्वीकार करें। ये कोई आम ढाल नहीं है। ये बहुत ही हल्का और बेहद मजबूत ढाल है। ये आपको आग से भी बचाएगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पेड़ से ढाल लेने के बाद महाराज फिर से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं और जंगल के और अंदर तक जाने लगते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद जंगल में फिर किसी की आवाज आती है। रुकिए महाराज, रुक जाइए। इधर महाराज, इधर। मैं पत्थर बोल रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं महाराज? मैं दानव का अंत करने जा रहा हूँ। उसने हमारे राज्य में हमला किया है। आप मेरे पत्थर से बने ये तलवार ले जाइए। ये कोई आम तलवार नहीं है। इस तलवार से आप चाहें तो एक झटके में बड़े से बड़ा पहाड़ तोड़ सकते हैं और मायावी चीजों के ऊपर भी ये तलवार काम करता है। महाराज पत्थर से वो तलवार लेकर फिर से पहाड़ी की ओर जाने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद महाराज को फिर से किसी की आवाज आती है। रुकिए महाराज, महाराज थोड़ी देर ठहर जाइए। सियार, ये क्या तुम हो? क्या तुम मुझे आवाज दे रहे हो? हाँ महाराज, मुझे पता है आप पहाड़ी दानव का अंत करने जा रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है आप उस दानव को ऐसे ही नहीं मार सकते। वो एक मायावी दानव है। उसकी जान एक खरगोश में है।
जिसे उसने पहाड़ में एक गुफा के अंदर छुपाया हुआ है। उस गुफा की पहरेदारी वो दानव खुद करता है महाराज। अगर आप उसे मारना चाहते हैं तो आपको उसके खरगोश को खत्म करना होगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सियार, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। महाराज फिर से पहाड़ी की तरफ जाने लगते हैं। काफी देर तक चलने के बाद आखिरकार महाराज पहाड़ी के उस गुफा के सामने पहुंच जाते हैं। ऐ राक्षस, मैं आज तेरा अंत करने आया हूँ। तूने मेरे प्रजा को परेशान किया और मेरे राज्य के फसलों को भी बर्बाद किया। आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। देखो तो कौन आया है। ये तो वही महान राजा तेज प्रताप है। मैंने तुम्हारी बहादुरी की बहुत कहानियां सुनी हैं। आज तुम्हारे पास मौका है, अपनी बहादुरी साबित करो या फिर मेरे हाथों मरो। रुक जा राक्षस, अभी तुझे बताता हूँ। महाराज राक्षस की तरफ बढ़ते हैं। राक्षस हवा में उड़ते हुए महाराज के ऊपर अपनी आग के गोले से हमला करने लगता है। काफी देर तक महाराज और दानव के बीच युद्ध होता है। उसी बीच महाराज दानव के आग को रोकते हुए गुफा की ओर बढ़ते हैं। महाराज पत्थर की दी हुई तलवार से एक बार में ही गुफा का दरवाजा तोड़ देते हैं। महाराज देखते हैं कि अंदर एक खरगोश बैठा हुआ है और वो रस्सी से बंधा हुआ है। रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। रुक जाओ, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? रुको। महाराज खरगोश की तरफ बढ़ते हैं और अपना तलवार निकालकर एक झटके में खरगोश को मार गिराते हैं। खरगोश को मारते ही वो राक्षस हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इसी के साथ दानव का अंत हो जाता है और महाराज अपने राज्य लौट आते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। मेरे रहते मेरे राज्य में कोई हमला नहीं कर सकता। इसके बाद से चंपानगर राज्य फिर से पहले जैसा खुशहाल रहने लगता है। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और भी इस तरह की कहानियां देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। जमशेदपुर नाम के एक गांव में कमला अपने पति, ससुर और एक बेटे के साथ रहती थी। कमला घर की अकेली महिला थी, इसलिए घर का सारा काम कमला को अकेले ही करना पड़ता था। कमला का पति बहुत ही जालिम इंसान था। इतना सब करने के बाद भी वो कभी कमला की तारीफ नहीं करता। कमला का पति हमेशा कमला के ऊपर चीखता चिल्लाता रहता और कभी कभी तो वो कमला पर हाथ उठाने की कोशिश भी करता। देखो बेटे, तुम कमला के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते। आखिरकार वो तुम्हारी पत्नी है। बेचारी घर का सारा काम अकेले ही करती है। हमें उसकी कुछ मदद करनी चाहिए। पिताजी, आप इन सब चीजों में दखल ना दें। मुझे पता है इस घर में किसे क्या करना चाहिए। वो इतनी भी बेचारी नहीं है। इस तरह कमला का पति कमला पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाता और ऐसे ही उस पर अत्याचार करता रहता। एक दिन की बात है, शाम का वक्त था। घर में सभी खाना खाने के लिए बैठे थे। तभी अचानक से किशोर देखता है घर में पानी नहीं है। कमला, तुम्हारा ध्यान किधर रहता है आजकल? घर में पानी कहाँ है? लगता है तुम्हारी थोड़ी मेहमान नवाजी करनी पड़ेगी। जल्दी जाओ और पानी लेकर आओ। कमला वहां से पानी लाने के लिए निकल जाती है। कमला पानी लाने के लिए
पास के कुएं में जाती है। कुएं के पास में ही एक पीपल का पेड़ था जहां एक चुड़ैल रहती थी। अरे वाह, शाम ढलने को है और ये कमला अभी पानी लेने आई है। लगता है मेरे बारे में पता नहीं है। ठीक है, अभी पता लग जाएगा। क्यों कमला, पानी लेने आई हो? क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? कमला चुड़ैल को देखकर डर जाती है और डर के मारे कांपने लगती है। चलो, आज मैं तुम्हें इस रोज रोज के मेहनत भरे काम से छुटकारा देती हूँ। ये कहकर ही चुड़ैल अपने जादू से कमला को एक मटके में बदलकर पेड़ के ऊपर रख देती है और वो चुड़ैल कमला का रूप ले लेती है। बहुत दिनों बाद इंसानी रूप में कितना आनंद आ रहा है। अब जाकर थोड़ा अपने परिवार वालों से तो मिल लूं। चुड़ैल पानी का मटका लेकर घर लौट जाती है। जरा सी पानी लाने में इतनी देर, सो गई थी क्या वहां जाकर? वो बस ऐसे ही थोड़ी देर हो गई। छोड़ो बेटा, वो सब जाने दो, हमें खाना दे दो। कमला सभी को खाना परोस देती है और सब खाना खाने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। चुड़ैल के आने के बाद किशोर जिस भी चीज की मांग करता तुरंत चुड़ैल उसे लाकर दे देती। किशोर काफी हैरान था कि कमला इतनी तेज कैसे हो गई। इस कमला को क्या हो गया? अब इसे किसी भी काम में देर नहीं लगती। कमला, अरे ओ कमला, जल्दी इधर आओ। जी बताइए, क्या हुआ? आज खाने में क्या बनाया है? आज खाने में तो भिंडी की सब्जी और मछली है। सिर्फ 2 चीजें? जाओ और जल्दी मेरे लिए दम आलू और गोभी की सब्जी बना दो। ठीक है, अभी जाती हूँ। कमला रसोई घर में चली जाती है और किशोर छुप छुप कर उस पर नजर रखता है। किशोर देखता है कमला अपने दोनों पैरों को चूल्हे के अंदर डाली हुई है और उसके दोनों पैर जल रहे हैं और इसी तरह से कमला खाना बना रही है। ये देखकर किशोर के होश उड़ जाते हैं। ये क्या? इसका मतलब ये कमला नहीं है, ये कोई बुरी आत्मा है जिसने कमला का रूप लिया हुआ है। तभी अचानक चुड़ैल को पता चल जाता है कि किशोर उसे छुप छुप कर देख रहा है। तो तुझे पता चल ही गया, मैं कमला नहीं हूँ। अभी रुक, तुझे मजा चखाती हूँ। चुड़ैल अपने असली रूप में रसोई से बाहर आ जाती है और आते ही वो किशोर को हवा में उड़ा देती है और जोर जोर से हंसने लगती है। कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वैसे तो कमला ने भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, उल्टा वो तेरे सारे काम करती थी। फिर भी उसे क्या मिला? तूने कमला के साथ जिस तरह का व्यवहार किया, अब मैं तेरे साथ करूंगी। मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी कमला के साथ बुरा बर्ताव नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो। कोई माफी नहीं मिलेगी, अब तुझे सिर्फ इसकी सजा मिलेगी। मैं कसम खाता हूँ, अब मैं कभी कमला के ऊपर अत्याचार नहीं करूंगा। बस आखिरी बार मुझे माफ कर दो। तभी वहां किशोर के पिता और उसका बेटा आ जाता है। आप जो भी हैं, बस आखिरी बार किशोर को माफ कर दें। मुझे लगता है अब किशोर सुधर जाएगा। हाँ, आखिरी बार माफ कर दे पिताजी को। अब मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा। माफ कर दो मुझे।
ठीक है, जब तुम सब कह रहे हो तो इस बार मैं किशोर को माफ कर देती हूँ। अगर फिर से किशोर ने कमला पर अत्याचार किया तो फिर कोई माफी नहीं मिलेगी। आकर किशोर को मैं अपने साथ भूत लोक लेकर जाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और थोड़ी देर में कमला घर वापस लौटती है। कमला को देख उसका पति उससे कहता है, कमला, तुम वापस आ गई। तुम कहाँ चली गई थी? अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा और तुम्हें घर का ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा। अब से मैं घर के कामों में तुम्हारी मदद करूँगा। इसके बाद से किशोर ने फिर कभी कमला को परेशान नहीं किया और उनका परिवार खुशी खुशी रहने लगा। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके बताएं और इस कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बुद्धिमान चाचा। ये कहानी मोतीपुर गांव की है। मोतीपुर एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग भी बहुत ईमानदार थे। गांव के लोग हमेशा एक दूसरे की मदद करते। उसी गांव में एक बुजुर्ग इंसान रहते थे। सभी उन्हें करीम चाचा कहकर बुलाते। किसी को भी कोई परेशानी होती तो वो करीम चाचा के पास सलाह लेने पहुंच जाता। क्या हुआ रामू भैया? किसी परेशानी में हो लगता है। क्या हुआ? जरा हमें भी तो बताओ। हो सकता है तुम्हारे किसी काम आ जाऊं। अब क्या बताऊं भीमा भाई, मेरा जो पड़ोसी है ना, उसने कुछ दिनों से बहुत परेशान कर रखा है। कभी मेरे घर के सामने अपना कचरा फेंक देता है तो कभी हमारा दरवाजा खटखटा कर भाग जाता है। तुम करीम चाचा के पास जाओ, वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। आज ही मैं करीम चाचा के पास जाऊंगा। इतना बोलकर रामू वहां से चला जाता है। शाम को रामू करीम चाचा के घर जाता है। चाचा जी, आप हैं क्या? ओ चाचा जी। कौन है बाहर? चाचा जी, मैं हूँ। एक छोटी सी समस्या है, इसीलिए आया हूँ। रुको, आता हूँ। ओ रामू, चलो बैठकर तुम्हारी परेशानी सुनता हूँ। चाचा जी, वो बात ये है। ये तो बिल्कुल छोटी सी परेशानी है। तुम एक काम करो। आपका धन्यवाद चाचा जी, मैं अब चलता हूँ। इतना कहकर रामू वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह रोज की तरह रामू के घर के बाहर बहुत सारा कचरा पड़ा था, पर इस बार रामू गुस्सा नहीं होता। ओहो, इतना कचरा मेरे घर के बाहर कैसे आ गया? अब इसका मैं क्या करूं? अरे, ये क्या? कचरे में एक सोने की अंगूठी। भगवान, आज तो मेरी लॉटरी ही लग गई। ऐसा कीमती कचरा रोज मेरे घर के बाहर मिले तो मैं जल्द ही अमीर बन जाऊंगा। रामू का पड़ोसी अपने घर से सब सुन रहा था और मन ही मन उसे रामू से ईर्ष्या हो रही थी। इसके बाद पड़ोसी ने कभी रामू के घर के बाहर कचरा नहीं फेंका। इसी तरह करीम चाचा गांव के सभी की हर छोटी बड़ी समस्या में मदद करते। एक दिन गांव का एक व्यापारी पास के जंगल से अपना सामान लिए बैलगाड़ी से गुजर रहा था।
तभी वहां के बंदरों के सरदार अपना मंत्री चुनने के लिए सभा कर रहे थे। तुम सभी को अपने सरदार का साथ देना चाहिए ताकि मैं तुम सबको मुसीबतों से बचा सकूं। तभी सरदार बंदर की नजर बैलगाड़ी की तरफ पड़ती है। वहां पर गाड़ी से कुछ गिरा है, जाओ और अभी उस चीज को यहाँ पर लेकर आओ। भीड़ में से एक बंदर जाता है। ये क्या चीज है? सरदार बंदर उस घंटी को अच्छे से देखता है और सरदार को वो घंटी पसंद आ जाती है। ये चीज तो बहुत अच्छी है। ये हम बंदरों की संपत्ति है। हर रात इसे मेरे कमरे के बाहर बजाना ताकि ये हमें याद दिलाता रहे कि हम बंदर सबसे श्रेष्ठ जाति हैं। इतना कहकर बंदर अपनी सभा समाप्त करते हैं और फिर सभी वहां से जाने लगते हैं। रात को सरदार बंदर के कहे मुताबिक एक बंदर सरदार के घर के बाहर घंटी बजाता है। इतनी रात को ये घंटियों की आवाजें कैसी? किसी की शरारत होगी। और वो रात वैसे ही गुजर जाती है। दूसरे दिन भी घंटी की आवाज आती है। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब गांव के लोग डरने लगे थे। गांव वालों को लग रहा था कि गांव के जंगल में कोई भूत आया है। हम क्या करें? वो भूत अगर जंगल से हमारे गांव में हमला कर दे तो हम कहां जाएंगे? इस समस्या का कोई समाधान जल्द ही निकालना पड़ेगा। चलो सब करीम चाचा के पास जाते हैं। उनके पास इसका कोई हल जरूर होगा। हाँ चलो चलो चलो। सभी वहां से चाचा के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। चाचा, चाचा जी, ओ चाचा जी, चाचा जी। क्या हुआ? आज इतने लोग एक साथ यहाँ कैसे आना हुआ? चाचा जी, हमारा गांव मुसीबत में है। शायद हमारे गांव के पास वाले जंगल में भूत आया हुआ है। क्या बोल रहे हो तुम? हाँ चाचा जी, रामू बिल्कुल सही बोल रहा है। रोज रात होते ही वो भूत जंगल से घंटियां बजाता है। कुछ आवाजें तो मैंने भी सुनी है, मगर ये भूत वाला किस्सा कैसा है? तुम में से किसी ने उस भूत को देखा है? कोई भी उस भूत के डर से जंगल का रास्ता इस्तेमाल नहीं कर रहा है। ये जानते हुए भी जंगल में भूत है, भला कोई कैसे जाए? अच्छा, तो ये बात है। बात तो सिर्फ एक घंटी की है। मुझे कुछ लोग चाहिए। आज रात हम घंटी की आवाज का पीछा करेंगे। चाचा जी, अगर हम वहां जाएं तो वो भूत हमें खा जाएगा। भूत को खाना होगा तो वो यहाँ आकर भी खा सकता है। वैसे भी हम छुप कर जाएंगे। चाचा जी की बात सुन सब सहमत हो जाते हैं। रात होती है। फिर से घंटियों की आवाज सुनाई देने लगती है। कुछ लोग चाचा जी के साथ जंगल के तरफ निकल पड़ते हैं और घंटी की आवाज का पीछा करने लगते हैं। देखिए चाचा जी, उस पेड़ से आवाज आ रही है। सभी उस पेड़ की तरफ देखने लगते हैं और वो देखते हैं कि एक बंदर के हाथ में घंटी है और वो बंदर लगातार उस घंटी को बजाए जा रहा है। अच्छा, तो ये बात है। और तुम लोग बेकार ही परेशान हो रहे थे। पर चाचा जी, हम इससे ये घंटी वापस कैसे ले?
इसने तो हमारी नींद उड़ा रखी है। ये तो बिल्कुल ही आसान है। तुम में से किसी के पास कोई खाने का सामान है? हाँ चाचा जी, मेरे पास आम है, ये चलेगा? बिल्कुल चलेगा, इधर लाओ। चाचा जी उस आम को लेकर पेड़ के नीचे ही रख देते हैं और पास में ही सब एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। जैसे ही बंदर की नजर आम पर पड़ती है, वो बंदर लपक कर नीचे आता है और घंटी को पास रखकर आम लिए वापस पेड़ पर चला जाता है। जाओ, जल्दी से उस घंटी को उठा लो। जी चाचा जी। घंटी को लेकर सभी वापस गांव की तरफ आ जाते हैं और उसके बाद किसी को भी घंटी की आवाजें नहीं सुनाई देती। संदेश: मामूली बातों से हमें घबराना नहीं चाहिए। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके हम हर परेशानी का सामना कर सकते हैं। सोनापुर नाम का एक गांव था। वो गांव बहुत ही खुशहाल था। गांव में सब हंसी खुशी अपना जीवन बिताते, लेकिन कहीं से एक चुड़ैल आकर गांव के बाहर के गुफा में अपना डेरा जमा लेती है। चुड़ैल के आने के बाद से अब गांव का नजारा बिल्कुल बदल चुका था। चुड़ैल जिस गुफा में रहती, उस गुफा में ढेर सारा खजाना भी था। चुड़ैल दिन में खजाने की रक्षा करती और रात होते ही गांव में घुसकर गांव वालों को परेशान किया करती। एक रात की बात है। भागो भागो, चुड़ैल के आने का वक्त हो चुका है। सभी लोग अपने अपने घरों को बंद कर लो। सभी लोग अपने अपने घर की तरफ भागने लगते हैं। सुंदर नाम का एक लड़का अपने पिताजी से कहता है, पापा पापा, क्या वो चुड़ैल बच्चों को भी पकड़कर ले जाती है? हाँ बेटा, जल्दी से घर के अंदर चलो। सभी अपने अपने घरों के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। सुंदर के पिता गोपाल सुंदर और उसकी माँ खिड़की के बाहर की ओर देखने लगते हैं। लगता है वो चुड़ैल आ रही है। मैं हूँ जंगल की रानी, जो मेरे सामने आएगा मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगी। चुड़ैल को पूरे गांव में कोई भी इंसान नहीं दिखता। पूरा गांव सुनसान हो चुका था। तभी अचानक चुड़ैल की आंख एक गाय के बछड़े की तरफ पड़ती है। मिल गया मेरा शिकार, ये छोटा सा बछड़ा। आज रात मैं इसे ही खाऊंगी। चुड़ैल उस बछड़े को लेकर उड़ते हुए अपनी गुफा की तरफ चली जाती है। वो चुड़ैल मेरे छोटे से बछड़े को ले गई। वो चुड़ैल कितनी दुष्ट है। हमें जल्दी ही कुछ न कुछ करना होगा। चुड़ैल ने तो हमारा जीना मुश्किल कर रखा है। यह कब तक चलेगा? ऐसे तो वो चुड़ैल हर दिन हमारे जानवरों को ले जाएगी। हाँ भाइयों, उस चुड़ैल का हमें कुछ करना होगा। इतने में एक महिला वहां पर रोते हुए आती है। चुड़ैल उसके बेटे अनुज को ले जा चुकी थी। महिला रोते हुए मुखिया से न्याय मांगने आती है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हम उसे किसी भी तरह ले आएंगे। हमें गांव के पुजारी जी से पूछना चाहिए, वही इस चुड़ैल के बारे में कुछ ना कुछ बता सकते हैं। गोपाल की बात से सभी सहमत हो जाती हैं और सभी मिलकर गांव के पुजारी के पास समाधान लेने जाते हैं। बाबा, हमारी मदद कीजिए। बताओ क्या हुआ? तुम सब इतने परेशान क्यों हो? बाबा जी, उस चुड़ैल के आतंक ने हमारा जीना मुश्किल कर रखा है। सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। कृपया करके हमें इस चुड़ैल से छुटकारा दिलाएं। हाँ बाबा जी, हमारे गांव के खुशहाली के लिए उस चुड़ैल को यहाँ से भगाना ही होगा।
तुम लोग परेशान ना हो, मैं देख पा रहा हूँ वो चुड़ैल जिस गुफा में रहती है वो गुफा खजाने से भरा हुआ है और उन खजानों की रक्षा के लिए ही वो यहाँ पर आई है। तो फिर बाबा हम उस चुड़ैल से छुटकारा कैसे पाएंगे? हमें किसी भी तरह उस चुड़ैल के खजाने को कहीं दूर छोड़कर आना होगा। मैं एक उपाय बता रहा हूँ, किसी एक इंसान को साहस दिखाना होगा। जी बाबा, मैं तैयार हूँ। उस चुड़ैल की वजह से हम सबका परिवार संकट में है। मैं ये जोखिम लेने को तैयार हूँ। यह फूल तुम रखो, परसों पूर्णमासी की रात है। चुड़ैल के गुफा से निकलने से पहले तुम उसके गुफा के बाहर जाकर उसके ऊपर ये फूल फेंकना। क्या इससे वो चुड़ैल खत्म हो जाएगी बाबा? नहीं, इससे वो चुड़ैल कुछ समय के लिए गायब हो जाएगी। उसके बाद क्या करना होगा? चुड़ैल के गायब होते ही तुम चुड़ैल का सारा खजाना एक बक्से में बंद करके उसे नदी में बहा देना। उस खजाने के जाते ही वो चुड़ैल हमारे गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। जैसा आप कहें। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल। विषम परिस्थिति में आगे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुम्हारे ऊपर पूरे गांव का भार है। जी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस चुड़ैल को इस गांव से भगा पाऊं। सभी बाबा की बात मान जाते हैं, लेकिन खजाने की बात सुनते ही रामू के मन में लालच आ जाता है। सुना ना तुमने, बाबा ने क्या कहा? वो गुफा खजाने से भरा है, हमें किसी भी तरह वो खजाना चुराना होगा। तुमने सही कहा। इससे पहले गांव वाले गुफा तक पहुँचे, हमें उस गुफा का खजाना पहले ही चुरा लेना होगा। तो फिर आज रात ही हम वहाँ चलेंगे। ठीक है, वो चुड़ैल गांव में होगी और उसी बीच हम सारा खजाना चुरा लेंगे। रात में जब चुड़ैल गांव में फिर से आती है तब रामू और पुदीना चुपके से चुड़ैल के गुफा में पहुंच जाते हैं और ढेर सारा खजाना देखकर वे बहुत खुश होते हैं। तभी अचानक वहां चुड़ैल प्रकट हो जाती है। आज मेरा खाना खुद चलकर मेरे घर आया है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? चुड़ैल ने हमें देख लिया। चुड़ैल रामू और पुदीना दोनों को मार गिराती है। पता है मुखिया जी, कल रात चुड़ैल ने रामू और पुदीना को अपना शिकार बना लिया। रामू और पुदीना अपनी लालच की वजह से चुड़ैल का खाना बने। आपने सही कहा। इससे पहले कोई और इसका शिकार बने, आज मैं उस चुड़ैल को अपने गांव से भगा कर ही रहूंगा। बाबा के कहे अनुसार गोपाल रात में चुड़ैल के गुफा के बाहर पहुंचता है। वाह, कल भी खाना खुद चलकर मेरे पास आया था और आज भी आया है। मजा आ गया। आज भी भरपेट इंसान का मांस खाऊंगी। हाँ चुड़ैल, आज मैं तेरा अंत करने आया हूँ। तू मेरे हाथों से नहीं बच सकती। ये ले। चुड़ैल के गायब होते ही बाबा के कहे अनुसार गोपाल सारा खजाना एक बक्से में बंद करता है। इतना खजाना देखकर तो किसी के दिल में भी लालच आ सकता है। मुझे जल्दी सारा खजाना नदी में बहाना होगा। गोपाल सारा खजाना नदी में बहा देता है। दूसरे दिन सुबह सभी गोपाल की तारीफ करने लगते हैं। कल रात वो चुड़ैल नहीं आई। गोपाल तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने इस पूरे गांव को बचाया है। यह तो मेरा कर्तव्य था। आखिरकार हम सब एक परिवार हैं। इसके बाद से उस गांव में फिर कभी किसी ने चुड़ैल को नहीं देखा। तो बच्चों, हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए और अगर मुसीबत आए तो हमें उसका सामना करने की हिम्मत जुटानी चाहिए। कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके बताएं और इस कहानी को दोस्तों के साथ शेयर करें। लालची धोबी। एक शहर में एक धनिया नाम का धोबी रहा करता था। धनिया काफी लालची इंसान था।
उसे जितने भी ज्यादा पैसे मिल जाते कभी उसका मन नहीं भरता और वो ज्यादा पैसे पाने के लिए लोगों से झूठ बोलता और ज्यादा पैसे मांगता। अगर उसे कपड़ों में से कुछ कीमती चीज मिल जाती या पैसे मिल जाते तो वो उसे अपने पास ही रख लेता। साहब, इस बार मैंने आपके कपड़ों में सबसे महंगा वाला पाउडर इस्तेमाल किया है। अगर आप थोड़े और पैसे दे दें तो। ठीक है, ये लो। अच्छा, ये भी ठीक है, तो मैं चलता हूँ। और कोई कपड़े हैं क्या? हाँ, जाते हुए वो सारे कपड़े भी ले जाना। धनिया उन कपड़ों को लेकर वहां से चला जाता है। धनिया अपने घर जाकर सोचता रहता है, मैं कैसे और ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। मुझे और पैसे चाहिए। क्यों ना मैं कुछ कपड़ों को चुरा कर बेचना शुरू करूँ। इतने सारे कपड़ों में से किसी को पता भी नहीं चलेगा। और धनिया वैसा ही करता है। वो कुछ कपड़े चुराकर बेचने लगता है। ऐसा करके उसके पास कुछ और पैसे आने लगते हैं। वो थोड़ा खुश हो जाता है, पर उसकी भूख अब भी नहीं मिटी थी। धनिया एक मकान में जाता है। साहब, कपड़े कौन कौन से ले जाऊं? धनिया, पिछली बार शायद मेरे कपड़ों में से 2 कपड़े तुम्हारे पास अभी तक हैं। नहीं साहब, मेरे पास तो नहीं है। आपने ही कहीं छोड़ दिया होगा। अगर मेरे पास होता तो मैं जरूर आपको वापस कर देता। ठीक है, इन कपड़ों को ले जाओ। धनिया कपड़ों को उठाकर वहां से चला जाता है। ऐसे ही महीनों बीत जाते हैं और धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगता है कि धनिया कपड़ों में से कुछ कपड़े चुराकर उसे बेच देता है। लोग उससे काफी नाराज थे, लेकिन शहर में और कोई धोबी नहीं था जिससे वो अपना काम करा सके। फिर एक दिन शहर में जग्गू नाम का एक नया धोबी आता है। क्या पता इस शहर में कितना काम मिलेगा। मेरे परिवार का सही से चल जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी मेरे काम की तो सभी तारीफ करते हैं, कोई ना कोई तो काम दे ही देगा। जग्गू वहां से एक मकान में पहुंचता है। ओ साहब, साहब, क्या अंदर आ जाएं? क्या है बताओ? साहब, हम धोबी हैं, शहर में नए आए हैं। आप हमको अपना कपड़ा दे दें, मैं बिल्कुल नए जैसा चमका दूंगा। वैसे भी एक धोबी ने परेशान कर रखा है और अब ऊपर से तुम। मुझे तो अब धोबियों पे विश्वास नहीं रहा। साहब, हम आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। रुको, ले आता हूँ कपड़े। मालिक जाकर अपने कुछ कपड़े उठाता है। अपने बटुए में कुछ पैसे रखकर एक कपड़े में छुपा देता है। ये लो, और अच्छे से साफ करना, खराब मत करना। जी साहब। जग्गू वहां से चला जाता है। जब जग्गू कपड़े धोने के लिए तैयार होता है तो कपड़े में से एक बटुआ आ गिरता है। अरे रे, मालिक ने तो अपना बटुआ कपड़े में ही छोड़ दिया। मुझे ये जल्दी लौटा देना चाहिए। हो सकता है मालिक का कोई जरूरी सामान हो इसमें। जग्गू कपड़ों को रखकर मालिक के घर जाने लगता है और थोड़ी ही देर में पहुंच जाता है। साहब, ओ साहब। मालिक बाहर आते हैं और पूछते हैं, क्या है? साहब, आपने ये बटुआ कपड़े में ही छोड़ दिया था। मालिक ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, शाबाश जग्गू, तुम तो बहुत ईमानदार हो। तुमने मेरा दिल जीत लिया है। आज से मेरे सारे कपड़े तुम ले जाओगे और इस बटुए में जो पैसे हैं वो तुम्हारे सच्चाई का इनाम है। ये लो। शुक्रिया, शुक्रिया साहब। कुछ ही दिनों में सबको पता चल जाता है शहर में एक नया धोबी आया है जो बहुत ईमानदार है और पैसे भी कम लेता है। सब जग्गू को ही अपने कपड़े देने लगते हैं और धनिया को अब कोई भी अपना कपड़ा नहीं देता। बेचारा धनिया अपनी गलतियों पर रोने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद धनिया मजबूरन जग्गू के पास जाता है और अपने लिए कुछ काम मांगता है। जग्गू का दिल बहुत साफ था और वो एक अच्छा इंसान था, तो वो उसे अपने पास काम पर रख लेता है। ठीक है, आज से तुम यही काम करना। ये लो, इन कपड़ों को अच्छे से साफ करना। एक समय जो सारे ग्राहक धनिया के थे
वो बस धनिया के लालच की वजह से जग्गू के पास चले जाते हैं और मजबूरन धनिया को जग्गू के पास पहले से भी कम पैसों में काम करना पड़ता है। संदेश: हमें कभी भी लालची नहीं बनना चाहिए। ईमानदारी से काम करने पर ही हमें सफलता मिलती है। धन्यवाद।